बंगाल का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ममता बनर्जी की सरकार, उनका सिस्टम, उनके लोग जितना खुद को क्लीन चिट देने का प्रयास करते जा रहे हैं, जितना खुद को डिफेंड करते जा रहे हैं, उतना पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बंगाल की सड़क से लेकर देश के हर हिस्से में विरोध प्रदर्शन जारी है और ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही। आज कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। भयंकर छीछा लेदर हुई है बंगाल सरकार की, ममता बनर्जी सरकार की। उसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, इसको लेकर गहमा गहमी बहुत तेज हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक में बंगाल केस पर क्या हुआ है, बंगाल में किसने कह दिया है कि राज्यपाल ने तो राष्ट्रपति शासन लगाने की चिट्ठी अमित शाह को भेज दी है सोमवार को। आज एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कैसे अलग जोन में चल रहे हैं। बॉस, इंडी गठबंधन के नेताओं से बाकी सब बातें करवा लो, मोदी को तानाशाह बुलवा लो, लोकतंत्र विरोधी बुलवा लो, संविधान कुचलने वाला बुलवा लो, आरक्षण खत्म करने वाला बुलवा लो, लेकिन अगर कह दो कि थोड़ा ममता बनर्जी पर बोल दीजिए तो इंडी गठबंधन वाले तिलमिला जाते हैं। कोलकाता में इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा देश इतने दिनों से गुस्से में है, लेकिन मजाल है कि इंडी गठबंधन में कोई खखर कर जोड़ देकर ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल दे। अभी कहीं दूसरी जगह पर कोई कांड हो जाए तो देखिएगा कैसा एकदम इनका जोश जो है वो पंप मारेगा अंदर से खून। ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट कोलकाता कांड पर ममता सरकार की क्लास लगा रहा था, उस वक्त राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे। और जैसा कि आमतौर पर होता है, नेता कहीं जाता है तो मीडिया और रिपोर्टर सवाल पूछते हैं। एक रिपोर्टर ने कोलकाता का सवाल राहुल गांधी से पूछ लिया। राहुल गांधी के लिए तो कोलकाता का सवाल आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए वो सवाल से ही तिलमिला गए। जो राहुल गांधी रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या का मामला उठाने गए थे, न्याय की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि यहां लोग गुस्से में हैं, मास्टरमाइंड को बचाया जा रहा है, न्याय मिलना चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्हीं राहुल गांधी से जब कोलकाता कांड में न्याय की बात की गई तो एकदम राहुल गांधी के जज्बात बदल गए। वो कोलकाता पर सवाल को ध्यान भटकाने की तकनीक बताने लगे। एक पीड़िता को न्याय मिले, एक महिला के साथ रेप, क्रूर रेप और मर्डर हो गया, उस पर सवाल पूछो तो राहुल गांधी का ध्यान भटक जाता है। एक तो रायबरेली जा सकते हैं, कलकत्ता नहीं जा सकते हैं, और कोलकाता का सवाल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। सुनिए एक बार राहुल गांधी को किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इनको। वो करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम है। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो। राहुल गांधी एक तो कोलकाता आज तक नहीं जा पाए। मतलब उनके संसदीय क्षेत्र में अगर किसी के साथ गलत हो, और वो संसदीय क्षेत्र चूंकि यूपी में पड़ता है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो राहुल गांधी वहां जाएंगे। लेकिन कोलकाता को लेकर देश भर में गुस्सा है। राहुल गांधी को कोलकाता के फ्लाइट की जैसे टिकट ही नहीं मिल रही, और एक महिला मर गई, उस पर सवाल पूछना, वो भी उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर रहा है बंगाल सरकार को लेकर, कड़ी कड़ी टिप्पणियां कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। महिला को न्याय दिलाने का सवाल पूछना राहुल गांधी के लिए डिस्ट्रैक्शन है, और यह नेता प्रतिपक्ष है इस देश के। विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी अगर यूपी में दलित युवक की मौत का मुद्दा उठाते हैं तो उनका हक है, वो उस क्षेत्र के सांसद भी हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल यहां राहुल गांधी के डबल स्टैंडर्ड का है।
वो इंसाफ के लिए यूपी सरकार पर दबाव बनाते हैं, लेकिन बात जब इंडी गठबंधन के राज्यों की आती है तो उनका दबाव बनाने का मैकेनिज्म खुद ब खुद दबाव में आ जाता है। जितना गुस्सा राहुल गांधी को यूपी की घटना पर आ रहा है, उसका 20% गुस्सा भी ममता सरकार पर दिखा देते ना बॉस, तो मान जाता मैं। राहुल गांधी तो सीधे सीधे ममता सरकार का नाम नहीं ले पाए बॉस, नाम नहीं ले पाए ममता बनर्जी का। ये इस देश की महिलाएं भी देखें कि इस देश में पॉलिटिक्स का लेवल क्या है। आपकी बच्चों की मौत, आपकी इज्जत, आबरू, सब इस देश में पॉलिटिकली अगर काम आ सकती है तो सवाल उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे बॉस। राहुल गांधी कोलकाता के सवाल पर फंस गए तो मीडिया को कोसने लगे कि मीडिया ध्यान भटका रही। सबसे पहले रायबरेली में लोकल मीडिया ने आपको यूपी की घटना पर सवाल पूछा। आपका लंबा चौड़ा जवाब सुनने के बाद मीडिया ने कोलकाता पर सवाल किया। इस उम्मीद से सवाल किया ताकि आपका इस घटना पर रिएक्शन मिल जाए। और राहुल गांधी के बेहद सिंपल से सवाल पर जब उनसे यह सिंपल सा सवाल पूछा गया तो आराम से रिएक्शन दे सकते थे, लेकिन वो उल्टे मीडिया को ब्लेम करने लगे कि दलित युवक का मामला है, इसलिए आप ध्यान भटकाना चाहते हैं। ध्यान भटकाना ही होता तो मीडिया आपके सीधे कोलकाता पर ही सवाल पूछती, वहां का सवाल भी नहीं पूछती। और राहुल गांधी का हर बार का पैटर्न यही है, इनको लगता है मीडिया इनके सामने आई है तो इनसे वही पूछे जो ये सुनना चाहते हैं। ये मीडिया है बॉस। गीतमाला का कार्यक्रम रेडियो पे नहीं बज रहा है, जो आप जो चाहेंगे वही बजेगा। अगर ध्यान ही भटकाना होता तो रायबरेली दौरा सुर्खियों में ना होता। और दूसरी बात, जिस केस पर पूरे देश की नजर है उस पर बात करना ध्यान भटकाना कैसे हो गया है? इंडी गठबंधन तो कोलकाता के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ चुप है, लेकिन हर कोई इंडी गठबंधन की तरह चुप नहीं है। बड़ी हलचल मची हुई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दिल्ली में आज राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले। यह मुलाकात इस मायने में बड़ी अहम है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का हाल देखकर कई लोग राष्ट्रपति शासन की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात का मकसद क्या था यह अभी क्लियर नहीं है। ऊपर ऊपर तो कहा जा रहा है यह औपचारिक मुलाकात है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ब्रीफ किया है राज्यपाल ने? क्या स्थितियां इस तरफ जा सकती हैं कि जहां यह फैसला कर लिया जाए कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना ही उचित है? क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार से संभल नहीं रही। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब सवाल उठा रहे हैं और राज्यपाल कह चुके हैं कि महिलाएं बंगाल में सेफ नहीं है। इसी बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा है। ममता सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले एक अखबार जागो बांग्ला ने दावा किया है कि राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश वाली चिट्ठी ऑलरेडी भेज दी है। जैसे सामना मुखपत्र है शिवसेना का, वैसे इस जागो बांग्ला को मुखपत्र कहा जाता है टीएमसी का। वो अखबार छाप रहा है कि चिट्ठी चली गई है राष्ट्रपति शासन लगवाने की। अखबार ने दावा किया है कि सोमवार की सुबह ही राज्यपाल ने यह चिट्ठी भेज दी गृह मंत्री को और राष्ट्रपति को। अखबार में लिखा है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई तो बैकडोर से सत्ता हथियाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के एजेंट सीवी आनंद बोस, यानी राज्यपाल को बीजेपी का एजेंट बता रही है, बताया गया है इसमें, असंवैधानिक खेल में जुट गए हैं। यह भी दावा किया गया है कि राज्यपाल पर दबाव बनाकर राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी गई है। एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश करके अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। अब यह किसी को नहीं पता कि यह चिट्ठी गई है या नहीं गई है। टीएमसी का मुखपत्र किस हवाले से यह छाप रहा है? जैसे केजरीवाल जी को दिव्य दर्शन हो जाते हैं कि अब मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, अब ये होने वाला है, अब ईडी आने वाली है, फलाना ढिमकाना। जैसे राहुल गांधी रातों रात ट्वीट करते हैं देर रात में कि भाई ईडी पहुंचने वाली है क्योंकि मैंने लोकसभा में कुछ कह दिया है, वैसे ही ममता बनर्जी की पार्टी के मुखपत्र को भी शायद ये पता नहीं कहां से पता चला है कि भाई ऐसी चिट्ठी राष्ट्रपति शासन लगाने की जा चुकी है। अब अगर यह सच है तो जल्द पता चल जाएगा, सच नहीं है तो फिर क्या यह ममता सरकार का डर है? उन्हें लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है और पहले से ही विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। कोलकाता केस में ममता बनर्जी को लेकर इंडी गठबंधन चुप है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की जबरदस्त तरीके से क्लास लगाई। राज्य सरकार, पुलिस, अस्पताल प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नहीं बख्शा। इस केस को जिस तरह से हैंडल किया गया उससे सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुमोटो इस मामले की सुनवाई की और पूछा कि रेप और मर्डर को शुरुआत में सुसाइड क्यों बताया गया? परिवार को किसने बताया कि बेटी ने आत्महत्या की? क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया?
कॉलेज के प्रिंसिपल पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? उसे दोबारा नियुक्ति क्यों दी गई? महिला डॉक्टर के शव को देखने के लिए परिवार को 3 घंटे इंतजार क्यों कराया गया? एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई? जब शव को रात 8:30 पर सौंप दिया गया तो एफआईआर रात 11:45 पर क्यों हुई? पीड़ित के वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे लीक हो गए? मेडिकल कॉलेज पर हमला हो गया तो पुलिस क्या कर रही थी? यानी जो एक एक सवाल मीडिया पूछ रही है, हमारे जैसे पत्रकार पूछ रहे हैं, आम पब्लिक पूछ रही है, वही बातें सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। और जो ममता बनर्जी के नेता कहते हैं ममता बनर्जी की तरफ उंगली उठेगी तो उंगली तोड़ दी जाएगी, जाके दिखाते आज सुप्रीम कोर्ट में ये जोश कि सर आप कैसे पूछ लिए बॉस। जो लोग मीडिया को जिम्मेदार बता रहे हैं कि मीडिया ने भड़का दिया, वो जाके कहते हैं आज कोर्ट में कि ना ना सर सब ठीक है, मीडिया ने भड़काया। वहां नहीं बोल पाए सर। जो ममता बनर्जी कह रही थी कि वाम और राम ने कर दिया, उनके वकीलों ने क्यों नहीं खड़े होकर कहा सुप्रीम कोर्ट में कि वाम और राम ने कर दिया? इस मामले में शुरुआत में जिस तरह की जांच हुई थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त क्लास लगाई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा कि दाह संस्कार के लिए बॉडी कब हैंडओवर की गई। कोर्ट को बताया गया कि बॉडी रात 8:30 बजे हैंडओवर की गई। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बॉडी हैंडओवर करने के 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। सीजेआई ने कहा कि दोपहर 1:45 से 4 बजे के बीच पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से यह क्लियर हो गया कि मर्डर का केस है। फिर एफआईआर रात 11:45 पे क्यों हुआ बॉस? अस्पताल के प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? सीजेआई ने कहा कि जब माता पिता अस्पताल में नहीं थे तो यह अस्पताल की ड्यूटी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए। पोस्टमार्टम होगा तब एफआईआर होगी। एफआईआर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। आप पहले ही दर्ज कराते। पोस्टमार्टम में जो आता सो आता। माता पिता को बाद में लगता वो बाद में कराते हो एफआईआर दोबारा, या उसमें कुछ बातें ऐड करते। सुबह घटना सामने आई, रात के 11:45 में एफआईआर हो रहा है और कहा जा रहा है कि हमने एकदम चौचक काम कर दिया, और वही प्रिंसिपल वहां से हटके दूसरी जगह प्रिंसिपल बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई के दौरान अपनी पीड़ा भी जाहिर की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सिर्फ अस्पताल में हुए एक रेप का मामला नहीं है, यह सभी डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। अगर महिलाओं को काम की जगह पर सेफ्टी नहीं दी जा रही है तो हम उनसे समानता के अधिकार को छीन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के फोटो और वीडियो पूरे मीडिया में फैले हुए हैं, यह बहुत परेशान करने वाली बात है। केस को देखकर यह पता चलता है कि वारदात के बारे में सुबह सुबह ही पता चल गया था, लेकिन प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताकर केस को दबाने की कोशिश की और माता पिता को डॉक्टर बेटी की बॉडी नहीं देखने दी। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि प्रिंसिपल मामले को दबा रहा था और वो प्रिंसिपल यहां से हटकर दूसरी जगह प्रिंसिपल बन जाता है, और उसके बाद लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार की तरफ उंगली उठेगी तो उंगली तोड़ दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी? इतना गंभीर अपराध हुआ, वो भी अस्पताल के अंदर, ये सब कर क्या रहे थे? क्या भीड़ को अस्पताल के अंदर घुसाने का काम कर रहे थे क्या? सीजीआई ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी और आजादी की शाम को भीड़ ने अस्पताल पर हमला कर दिया। सीजीआई ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे सरकार अस्पताल पर हुए हमले को रोक नहीं पाई। चीफ जस्टिस ने सख्त लहजे में कहा कि हम एक और रेप होने का इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस को जबरदस्त झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल पर हमले की घटना और हमले के वक्त बंगाल पुलिस के मौके से भाग जाने का गंभीरता से संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल की सुरक्षा के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज यानी सीआईएसएफ की तैनाती का आदेश दिया ताकि डॉक्टर सुरक्षित माहौल में काम कर सके। सोचिए यह कोलकाता पुलिस के लिए कितनी बड़ी नाकामी है, कितनी शर्म की बात है, फजीहत की बात है कि पहले उनसे जांच छीनकर सीबीआई को दी गई, फिर वो अस्पताल को सुरक्षा देने का भरोसा भी खो चुके हैं और सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया जा रहा है। यह बंगाल की पुलिस में कोर्ट अदालतों का भरोसा रह गया है, पब्लिक का तो छोड़ ही दीजिए। यह अदालतों का भरोसा है बंगाल पुलिस में, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। राज्यपाल कहते हैं तो यहां मुखपत्र छापरा की चिट्ठी भेज दी गई है गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से सरकार को गिराने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने जघन्य अपराध और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए उस दौरान बंगाल सरकार से यह उम्मीद थी कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भारी तैनाती करेंगे। कोर्ट ने पूछा कि पुलिस के होते हुए उपद्रवी अंदर कैसे आ गए भाई? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का फैसला लिया।
यह टास्क फोर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा पर सुझाव देगी। टास्क फोर्स में जिन लोगों को जगह दी गई है उनमें एडमिरल आरती सरीन, डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज नेवी, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर एम श्रीनिवास जो कि डायरेक्टर हैं एम्स के दिल्ली के, और डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डायरेक्टर निम्हांस बेंगलुरु, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, डायरेक्टर एम्स जोधपुर, डॉक्टर सौमित्र रावत, गंगाराम अस्पताल के मैनेजिंग मेंबर, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, कार्डियोलॉजी हेड एम्स, और प्रोफेसर पल्लवी सापरे, डीन हैं ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई की, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, पूर्व प्रोफेसर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली एम्स, इन सबको शामिल किया गया। इसके अलावा टास्क फोर्स में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के अध्यक्ष को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो टास्क फोर्स बनाई है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा पर विचार करेगी। मेडिकल स्टाफ सुरक्षित माहौल में कैसे काम कर सकते हैं इस पर विचार करेगी, और इसके अलावा कमेटी यह भी देखेगी कि इमरजेंसी रूम या वार्ड में अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है या नहीं, अस्पताल में बैगेज स्क्रीनिंग की जरूरत है या नहीं, अगर कोई मरीज नहीं है तो उस व्यक्ति को किस हद तक एक्सेस दिया जा सकता है, डॉक्टर्स के लिए अलग से रेस्ट रूम हो, नर्सेज के लिए अलग रेस्ट रूम हो, अस्पतालों में सभी जगह सीसीटीवी हो, वो काम कर रहे हो, मेडिकल स्टाफ के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें इस तरह के मुद्दों पर टास्क फोर्स विचार करेगी, अलग अलग अस्पतालों में जाएगी, सभी स्टेक होल्डर से बात करेगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक 22 अगस्त तक सीबीआई को जांच की स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। अस्पताल पर हमले के मामले में ममता सरकार को अपनी रिपोर्ट 22 अगस्त तक देनी है। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट देनी होगी, 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट मांगी गई।